Morning class, this is Tushar sir and going to take lecture physics. Chapter will be moving charge and magnetism, गतिमान आवेश और चुंबकत्व chapter 4. And today's topic will be the moving coil गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इसके पीछे का सारा टॉपिक आपका हो चुका है. आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ गैल्वेनोमीटर के बारे में. टॉपिक पे अगर आप पाओ तो टॉपिक का नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल का मतलब आपको समझ में आता है कि कोई एक कॉइल होगी. कॉइल आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कॉइल आपकी सर्कुलर भी हो सकती है. अभी हम देखते हैं कि कॉइल का शेप कैसा है. ठीक है, तो कॉइल आपकी रेक्टेंगुलर या तो कॉइल सर्कुलर, ये आपको पता है. कॉइल की कंडीशन कौन सी होगी? कॉइल आपका मूविंग कंडीशन में होगा. मींस एक कॉइल है वो मूविंग कंडीशन में है. अब ये तो आपको पता चलता है मूविंग कॉइल चल कुंडली का मतलब क्या है. बट व्हाट इज द मीन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? ये इट इज ए न्यू सेंटेंस, ये आपका एक नया सेंटेंस है. तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट आप कर सकते हो किसी भी सर्किट में. Galvanometer is a type of device by which we can measure the current as well as voltage in any circuit. फिजिक्स जब आपका लैब होगा, फिजिक्स लैब में आपको गैल्वेनोमीटर मिलेगा. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर द वोल्टेज एज वेल एज करंट इन एनी सर्किट. गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप धारा तथा वोल्टेज का मान किसी भी परिपथ में आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन देखो. गैल्वेनोमीटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर द करंट एज वेल एज वोल्टेज. क्लियर हो चुका. हिंदी में भी मैंने लिखा है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो धारा तथा वोल्टेज मापने का कार्य करता है. ये पहली बात, इसकी परिभाषा. दूसरा पॉइंट, गैल्वेनोमीटर आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है. तो इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में, व्हेन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल placed in uniform magnetic field it will experience a torque and due to the torque the coil will be starts rotating. अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कॉइल को रखते हैं, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, बताया था आपको. और उस टॉर्क लगने के कारण कॉइल आपका क्या करेगा? रोटेट करेगा. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका टॉर्क लगने लगता है, कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क लगने के कारण वो कॉइल क्या करेगा? आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट द कॉइल विल बी स्टार्ट्स रोटेटिंग. किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारावाही आयताकार कुंडली को रखते हैं तो उस आयताकार धारावाही कुंडली के ऊपर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के कारण कॉइल आपका क्या करता है? रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. तो जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन द rectangular current carrying coil placed in uniform magnetic field it will experience torque and it starts rotating. ये आपका टॉपिक हो चुका है. इसके कितना टॉर्क लगता है? किसी भी कॉइल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है. ये तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला. तो अगर आपको याद हो तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. टॉर्क का फॉर्मूला है NIAB sin थीटा. अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है. अभी इतना समझो, मैंने यहाँ पे लिखा है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये आपने टॉपिक, आपने ये पूरा का अपना टॉपिक ही आपने पढ़ा है. ये पूरा क्या पूरा एक टॉपिक अभी आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. हिंदी में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही कुंडली पर लगने वाला टॉर्क. टॉर्क लगता कितना था वो मैं आपको बताता हूं. टॉर्क कितना लगता था? NBIA sin थीटा. टॉर्क NBIA sin थीटा. व्हाट इज द N इज द नंबर ऑफ टन्स. कॉइल में आपने कितना टन किया? 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, कितना टन है? B, व्हाट इज द B? B इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है जो कि आपने मैग्नेट के थ्रू क्रिएट किया है. I क्या है? I करंट है, जो करंट आपका कॉइल में फ्लो हो रहा है. A क्या है? एरिया है. किसका एरिया है? कॉइल का एरिया है. थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B. थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B. ये आपका हो गया टॉर्क. तीसरा, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसमें आप यूज क्या क्या करते हो.
इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, गैल्वेनोमीटर आप कैसे बनाते हो। तो गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए आपको दो मैग्नेट चाहिए यू शेप के। एक यू शेप का मैग्नेट इस तरीके से ये है, एक यू शेप का मैग्नेट आपके पास इस तरीके से है। दोनों मैग्नेट को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। एक यू शेप का मैग्नेट ये नॉर्थ पोल, और एक यू शेप का मैग्नेट ये साउथ पोल। दोनों यू शेप के मैग्नेट को मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया। ये बताओ आपको ऊपर से किस तरह दिखेगा, सर्कल दिखेगा ऐसा। अभी आप ध्यान से समझना, डायग्राम में मैं आपको जितना बता रहा हूं अभी आपको केवल उतना ही देखना है। एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, इसके अंदर का भी आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। एक मैग्नेट ये, एक यू शेप का मैग्नेट ये हुआ और एक यू शेप का मैग्नेट ये हुआ। दोनों को मैंने इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ऊपर से शेप आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं ये परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है, परमानेंट। दो तरीके का मैग्नेट होता है, एक होता है मैग्नेट टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट का काम क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जिसको आप जब चाहो मैग्नेट बना दो, जब चाहो उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब हटा दो। मैग्नेट का मतलब, टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मैग्नेट जिसमें आप जब चाहो उसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप इंसर्ट कर दो और आपके अकॉर्डिंग उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी बाहर हो जाए। यानी कि जब चाहो उसको आप मैग्नेट बना दो और जब चाहो उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें से हटा दो आप, उसको आप बोलते हो टेम्परेरी मैग्नेट। और एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट, यानी कि अब उसमें से उसकी प्रॉपर्टी आप हटा नहीं सकते, यानी कि वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, वो चुंबक ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे जो यूज किया वो कौन सा मैग्नेट मैंने यूज किया है, परमानेंट मैग्नेट। कितने मैग्नेट, दो मैग्नेट। कौन से शेप के, यू शेप की। तो टू यू शेप मैग्नेट, हिंदी में भी आप यही लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो यू शेप के मैग्नेट है। फिर ये जो आपको दिख रहा है रेड, बीच में रेड कलर का, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है। यानी सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल एक लोहे का एक कोर है। यानी आप समझ को लो ऐसा कि ये एक रॉड है, ये एक कोर है, ये किसका बना है, ये सॉफ्ट आयरन का बना है, ठीक है। दो यू शेप के मैग्नेट थे, उनके बीच में मैंने इसको डिप कर दिया, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। ये बताओ डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप थोड़ा सा मोटा सपोज करो, इसको आप थोड़ा सा मोटा सपोज करो। ये बताओ तो ये आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है आपका, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये बीच में रेड कलर का सॉफ्ट आयरन कोर। हम यहां पर बीच में हम आयरन का यूज क्यों करते हैं, तो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अपनी तरफ अप्रोच करता है। स्ट्रांगली चुंबकीय क्षेत्र को अपनी तरफ अधिक से अधिक खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अप्रोच करता है। मीन्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को वो क्या करता है, बढ़ाता है। कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो सॉफ्ट कोर लिया है, सॉफ्ट कोर किसका बना है, आयरन का बना है। आयरन ही मैंने क्यों लिया, आयरन की जगह पे आप चाहो तो कॉपर, एल्युमिनियम कुछ भी ले सकते हो ना, लेकिन मैंने आयरन ही लिया। आयरन क्यों लिया, क्योंकि आयरन एक हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, और इसकी ये स्पेशलिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन है आपका, आयरन। दूसरी बात, मेक द फील्ड रेडियल। यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि मेक द फील्ड रेडियल, यानी कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किस तरीके से बना रहा है, रेडियल, त्रिज्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। अभी आपको इतना समझो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो इसकी अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, रेडियल, त्रिज्यावर्ती। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं।
अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे समझो। कंस्ट्रक्शन में और आपका क्या क्या आपको डायग्राम में दिख रहा है? डायग्राम में आपको दिख रहा है पॉइंटर दिख रहा है, ये स्केल दिख रहा है, ये स्प्रिंग है। अभी मैं आपको जब डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो अभी आपको सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है आपका? ये एक स्प्रिंग है। क्या है आपका? एक स्प्रिंग है, ठीक। देखो पहले मैं बात करता हूँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। त्रिज्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपके पास एक यू शेप का मैग्नेट है ये, और एक यू शेप का मैग्नेट आपके पास ये मैग्नेट नॉर्थ और ये मैग्नेट साउथ। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। इमेजिन करना, थोड़ा आप इमेजिन करने की कोशिश करना। एक यू मैग्नेट ये, एक यू मैग्नेट ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बनेगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से कहाँ पे जाती है? साउथ की तरफ। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो ऐसा रहेगा कुछ। ये क्या है? ये बी है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे कुछ इस तरीके से कर दिया, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, मैंने यहां पर इसके बीच में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, इसी के बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। इस तरीके का आप इमेजिन करके चलो। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये इसको मैंने ये क्वाइल, इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैंने इसके बीच में ऐसा रख दिया। ये बताओ शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैग्नेट सॉफ्ट आयरन कोर इस तरीके से कुछ दिखेगा। सॉफ्ट आयरन को रखने से फर्क क्या पड़ेगा? सॉफ्ट आयरन को रखने से फर्क क्या पड़ेगा ये बताओ। यहां पर मैंने रख दिया एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक लोहे का एक कोर रख दिया। आयरन क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींचेगा। आयरन क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी स्टेट इस तरीके से जा रही थी, स्टेट इस तरीके से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी बैंड हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी बैंड ड्यू टू द सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि ये बैंड हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। यहां से इस तरीके से ये निकल जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बैंड हो जाएगी। कहां पे बैंड होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। और यहां पे ये साउथ पोल है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल जाएगी। कहां पे चली जाएगी? साउथ की तरफ। ये यानी कि अगर आप देखो, ये है सेंटर, ये क्या है आपका सेंटर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कहां से निकलती हुई दिख रही है? इसके सेंटर से। ये यहां से ये निकलती हुई दिख रही है, यहां से ये निकलती हुई दिख रही है, और ये सब कहां जाती हुई आपको दिख रही है? सब सेंटर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम बोलते हैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। त्रिज्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है तो फील्ड आपका ऐसा रहेगा। सॉफ्ट आयरन कोर को मैंने यहां पे रख दिया, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी सब आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इस फील्ड को हमने बोल दिया कौन सा फील्ड? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, त्रिज्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये बात हो गई कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। मैं इसको रफ करता हूं। अब हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि है क्या क्या डायग्राम में। दो यू शेप का मैग्नेट है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। आपने एक तार लिया आपने, उस वायर को आपने इसके ऊपर ऐसा टर्न कर दिया,
उस वायर को आपने इसके ऊपर इस तरीके से कुछ टर्न किया, ओके, यहां से आपने वायर को ऐसा टर्न कर दिया, तो वायर के दो टर्मिनल यहां से ऐसे निकल जाएंगे। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर आपने वायर को इस तरीके से टर्न कर दिया, बाउंड कर दिया। अब यहां से दो वायर आपको निकल गए। ये जो कॉइल है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको आपने मैग्नेट के बीच में ऐसा रख दिया। ये यू शेप का मैग्नेट इधर, एक यू शेप का मैग्नेट इधर, इसके बीच में आपने ऐसा रख दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऊपर से ये बताओ, आपको अगर सामने से अगर आप देखो फ्रंट, अगर आप टॉप व्यू देखो, ऊपर से टॉप व्यू, आपको क्या दिखेगा? आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर एक ये मैग्नेट है, बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर ऐसा वायर बाउंड है, दो मैग्नेट है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये जो रेड कलर का मैंने आपको यहां पे किया, ये क्या है? ये वायर है। ये कौन सा व्यू है? ये मैंने बनाया है कौन सा व्यू? टॉप व्यू। ये टॉप व्यू है, यानी कि आप कहां से देख रहे हो? ये आप देख रहे हो कहां से? ऊपर से, टॉप व्यू, ठीक है। यानी कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर आपने ऐसा तार लपेट दिया, इस तार को आपने ऐसा डिप किया और यहां से दो तार आपने ऐसे निकाल दिए, एक तार इधर से निकल गया, एक तार इधर से निकल गया। वो जो वायर आपने निकाला है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया ना, मुझे केवल इंटरनल पार्ट की बात चल रही है, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है? गैलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉइल है आपका, ये जो कॉइल यहाँ पर है, इसी पे आपने एक स्प्रिंग लगा दिया, एक बहुत ही पतली स्प्रिंग, इसको आप बोलते हो हेयर स्प्रिंग, यानी कि जो स्प्रिंग की जो थिकनेस है ना, वो बाल के थिकनेस के बराबर है, इतनी पतली होती है। तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी स्प्रिंग लगा दी, दैट स्प्रिंग इज कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, ठीक है। ये जो छोटा सा आपको स्प्रिंग दिख रहा है, इसको आपने हेयर स्प्रिंग बोल दिया। अब इस स्प्रिंग से आपने एक कनेक्ट किया, एक पॉइंटर, एक आपने निडल कनेक्ट कर दी इधर से ऐसा, ये क्या है? ये आपका पॉइंटर है ये, और इसके बाहर क्या है? आपका स्केल है, स्केल पे मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। यहां से एक निडल, पॉइंटर, ये यहां पर एक स्केल, स्केल पे मार्किंग 0 1 2 3 4 5, और वो पॉइंटर किसके साथ कनेक्ट है? कॉइल के साथ। कॉइल अगर रोटेट करेगा, पॉइंटर रोटेट करेगा, पॉइंटर रोटेट करेगा तो आपका डिफ्लेक्शन अभी आपका इसमें आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अभी समझो, अब मेरी आप बात समझो जी, बताओ, जैसे ही यहां पर ये कॉइल है आपका, कॉइल के दोनों, ये जो कॉइल है, कॉइल के दोनों टर्मिनल यहां से आपने निकाले हैं, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, ये तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, वैसे ही ये जो कॉइल है आपका, मैंने यहां से करंट फ्लो किया, ये बताओ इस वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले कॉइल में करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? करंट आपका फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये तो अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर ये जो कॉइल है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ मैग्नेट है, यहाँ पर ये होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, यानी कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में है। अब आपको मैंने पहले बताया है कि जैसे ही किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रखते हो, वैसे ही इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका पहले मैंने आपको बताया है, मतलब मैंने यहां पे लिखा व्हेन करंट फ्लो इन द कॉइल टॉर्क क्रिएट। जैसे ही करंट आप कॉइल में करंट फ्लो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, वैसे इसके ऊपर टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है NBIA sin थीटा। n क्या है? जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा, एक टर्न होगा तो n की वैल्यू 1, 2 टर्न्स होगा तो n की वैल्यू 2, जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। अब हम एंगल निकालते हैं, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? ये है नॉर्थ पोल, ये बताओ ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है ऐसा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन ये है। एरिया इसका, ये मैं इस वाले कॉइल की बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉइल की मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ। ये तो ये कॉइल आपकी इस तरीके से है, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, आउटसाइड। ये बताओ तो एरिया आपका गया ऊपर,
कॉइल आपकी ऐसी है ना, तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, सतह के लंबवत और बाहर की तरफ। एरिया कहाँ पे गया? ऊपर। एरिया आपका गया ऊपर। बी कौन सी प्लेन पे है? ये बी है, ये ए है। एंगल कितना मिल रहा है आपको? 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना आपका है? 90 डिग्री। थीटा की जगह पे 90 पुट अप कर दो तो टॉर्क इक्वल टू एन बी आई ए साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क इक्वल टू एन बी आई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगना शुरू हो गया। ये बताओ, अगर इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा तो ये जो कॉइल आपका इस मैग्नेट के बीच में रखा है, तो टॉर्क जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा कॉइल आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब टॉर्क, ये कॉइल आपकी घूमनी स्टार्ट कर देती है। ये बताओ, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? टॉर्क आपका डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। आपने 1 एम्पियर की करंट फ्लो की तो ये कॉइल आपका थोड़ा सा घूमा। आपने 2 एम्पियर की करंट फ्लो की तो इसके ऊपर टॉर्क अधिक लगा, ये थोड़ा और घूमा। आपने 20 एम्पियर की करंट फ्लो की तो ये और तेजी से घूमता है। ठीक है, ये यानी कि कॉइल आपका रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ, कॉइल से क्या कनेक्ट है आपका? पॉइंटर। कॉइल से क्या कनेक्ट है? पॉइंटर। अगर आपका कॉइल रोटेट करता है, अगर ये आपका कॉइल थोड़ा सा रोटेट करता है तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स पॉइंटर आपका ये जो 0 1 2 3 4 एम्पियर लिखा है, पॉइंटर भी आपका डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कॉइल आपका टर्न करता है, कॉइल आपका घूमता है तो पॉइंटर भी आपका घूमेगा। और जितना पॉइंटर आपका घूमेगा उसी के हिसाब से आप बता दोगे कि सर्किट में कितनी करंट आपकी फ्लो हुई है। पॉइंटर आपका पहले यहाँ पे था, पॉइंटर आपका यहाँ से सपोज करो, पहले आपका पॉइंटर सपोज करो 0 पे था, आपका थोड़ी देर बाद पॉइंटर आपका चला जाता है 2 पर, मतलब कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हुई है? 2 एम्पियर की। एक तो हो गया टॉर्क, किसके कारण? जो टॉर्क कॉइल के ऊपर लग रहा है। अब उस कॉइल से क्या कनेक्ट है? हमारा स्प्रिंग कनेक्ट है। स्प्रिंग, जब ये कॉइल आपका घूमता है तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट होता है। स्प्रिंग भी क्या होगा? ट्विस्ट होगा। स्प्रिंग के ट्विस्ट होने से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, जो कि कॉइल को अपने इनिशियल स्टेट में लेके आता है। कॉइल आपकी इस तरीके से थी, करंट आपने फ्लो किया तो कॉइल आपका ऐसा हो गया। अब इसके ऊपर स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग भी घूम गया। ये बताओ स्प्रिंग का काम क्या है? जैसे मैंने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के लिए आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन जैसे ही आप फोर्स अपना रिलीज करो, ये बताओ, तो स्प्रिंग अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। स्प्रिंग अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो स्प्रिंग के ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग, प्रत्यानयन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर करंट फ्लो किया तो कॉइल आपका घूम के ऐसा हो गया। यहां पे स्प्रिंग कनेक्ट है, स्प्रिंग भी ट्विस्ट हो गया। स्प्रिंग के ट्विस्ट होने के कारण स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है। उस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन टॉर्क। मैं यहां पे लिखता हूं, टॉर्क प्रोड्यूस इन स्प्रिंग। उस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन टॉर्क। ये रिस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क कॉइल को अपने इनिशियल स्टेट में लेके आता है। कॉइल आपका पहले ऐसा था, ये घूम के इस तरीके से हो गया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? फिर से इसको घुमा के उसको इनिशियल स्टेट में लेके आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्प्रिंग के अंदर कितना टॉर्क जनरेट होगा? तो स्प्रिंग के अंदर टॉर्क को मैंने सपोज कर लिया कि अगर स्प्रिंग आपका 1 डिग्री घूमता है, स्प्रिंग अगर आपका 1 डिग्री घूमता है, तो मैंने यहां पे लिखा एंगल एंड टॉर्क। अगर स्प्रिंग हमारा 1 डिग्री घूमता है, 1 डिग्री, तो स्प्रिंग के अंदर कितना टॉर्क है उसको मैंने सपोज कर लिया K टॉर्क है। अगर स्प्रिंग 2 डिग्री घूमेगा तो कितना टॉर्क स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगा? 2K। अगर स्प्रिंग 3 डिग्री घूमेगा तो कितना टॉर्क जनरेट होगा? 3K। अगर स्प्रिंग 5 डिग्री रोटेट करता है तो कितना टॉर्क जनरेट होगा? 5K। ये क्या है? ये टॉर्क है। कौन सा टॉर्क है? जो टॉर्क स्प्रिंग में जनरेट हुआ है। ये बताओ, तो उतना टॉर्क जनरेट हुआ है तो वो टॉर्क क्या करेगा? कॉइल को फिर से इनिशियल स्टेट में लेके आ जाएगा।
यानी कि कॉइल अगर 10 की वजह से रोटेट किया था तो स्प्रिंग के अंदर भी 10 का टॉर्क जनरेट होगा जो उसको अपनी पुरानी स्थिति में लेकर आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो दोनों टॉर्क है, ये दोनों टॉर्क क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है, अगर अब ये बताओ तो ये टॉर्क इन कॉइल, टॉर्क कॉइल में इज इक्वल टू टॉर्क किसका, स्प्रिंग का, ये तो दोनों बराबर ही होगा। कॉइल का टॉर्क कितना है, एन बी आई ए इज इक्वल टू स्प्रिंग का टॉर्क कितना है, 5 इंटू के। क्लियर है, यहां से 5 अपॉन आई को नीचे कर दो, इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, एन ए बी अपॉन के। के जो है, के मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, के क्या है, 1 डिग्री अगर आपका घूमता है, अगर आपका स्प्रिंग 1 डिग्री रोटेट करती है तो उसके अंदर कितना टॉर्क जनरेट होता है, के। के को आप बोलते हो टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्क या तो इसको आप बोलते हो स्प्रिंग कांस्टेंट या तो टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्क नियतांक। स्प्रिंग नियतांक भी आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 5 अपॉन आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। और ये जो 5 अपॉन आई ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। हिंदी में आप इसको बोलते हो धारा सुग्राहिता। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि आपने थोड़ी सी करंट फ्लो की, कॉइल आपका रोटेट कर गया। आपने थोड़ी सी भी करंट फ्लो की तो कॉइल आपका रोटेट कर गया। मैं आपको बोलता हूं कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, इसकी करंट सेंसिटिविटी है 2 एम्पियर की, इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो है 20 एम्पियर की। मतलब क्या हुआ, इसमें अगर आप 2 एम्पियर की करंट फ्लो करोगे तो ये आपका रोटेट करेगा, इसमें आप कम से कम 20 एम्पियर की करंट फ्लो करोगे तो ये आपका ये घूमना शुरू करेगा। ये तो कौन सा कॉइल बेस्ट है, ये वाला कॉइल बेस्ट ना, इसमें मैंने थोड़ी सी करंट फ्लो की तो कॉइल ये बता देगा गैल्वेमीटर कि उसमें कितनी करंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं बता पाएगा। इसमें अगर आप 10 एम्पियर की करंट मेजर करना चाहो तो मेजर कर पाओगे, नहीं मेजर कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इसको तो 20 एम्पियर चाहिए घूमने के लिए, इसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत अधिक है। मतलब अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, अगर मुझे 5 ऑफ आई इंक्रीज कैसे हो सकता है, 5 अपॉन आई किस पे डिपेंड करता है, ए तो कांस्टेंट है एरिया, बी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। आप जितना अधिक नंबर ऑफ टर्न्स करोगे करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, उतना ही तुरंत करंट फ्लो करने पे आपका कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब 5 अपॉन आई इंक्रीज कब होगा, व्हेन एन इंक्रीज, एन इंक्रीज करने से आपका 5 अपॉन आई क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है, ये तो बात हो गई। 5 के नीचे मैंने आई लिखा है तो इसको आपने बोल दिया करंट सेंसिटिविटी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आप आई की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी लिखना पड़ेगा। तो आई की जगह पे वी कैसे लिखोगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला मैं चेंज करता हूं, 5 अपॉन आई की जगह पे मैंने लिखा वी अपॉन आर, आर ऊपर आ गया, इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। चाहो तो आप आर को यहां पे लिख दो, ये कितना रहेगा, 5 अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आर। ये जो टर्म है आपका 5 अपॉन वी, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता। मुझे आप ये बताओ 5 अपॉन ये जो वोल्टेज सुग्राहिता है, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बताओ। 5 अपॉन वी डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर, एन के ऊपर एंड आर के ऊपर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये बताओ अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाते हो तो 5 अपॉन वी बढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना आप। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाता हूं, n क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते हो तो 5 अपॉन वी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है वो समझो, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए,
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाओगे तो आपका ये जो वायर, जो आप जितना वायर आप बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से एन की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस और फाई अपॉन वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा आर बढ़ेगा तो फाई अपॉन वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम एन बढ़ाते हैं तो एन बढ़ाने से फाई अपॉन वी बढ़ना चाहिए, लेकिन एन बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो फाई अपॉन वी पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा एंड दैट विल बी कांस्टेंट। फाई अपॉन आई की वैल्यू चेंज होगी अगर हम एन बढ़ाएंगे, लेकिन फाई अपॉन वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम एन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और एन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण फाई अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।